प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स, जिसका टॉपिक आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है बोर्ड परीक्षा के लिए। ये जरूर आप ध्यान दे लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? सेल के विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध। तो ध्यान देंगे। आपका टॉपिक क्या हो गया? सेल के विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध क्या होता है, और तीनों की डिफिनेशन अलग अलग क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो आपने विभवांतर भी पढ़ा होगा क्लास 10th में, विद्युत वाहक बल भी पढ़ा होगा। तो आइए फिर से देखते हैं एक बार कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो सपोज जो हमारे पास सेल होता है, तो उस सेल में दो ध्रुव होते हैं हमारे। एक होता है धन ध्रुव जिसको हम कहते हैं प्लस टर्मिनल, और दूसरा होता है माइनस का ध्रुव, हमारा ऋण ध्रुव कहते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो प्लस माइनस के दो ध्रुव होते हैं सेल में। जब सेल से बाहर धारा प्रवाहित होती है तो किसी तार में से जब धारा प्रवाहित होती है वो प्लस टर्मिनल से माइनस की ओर धारा का प्रवाह होता है। और जब धारा का प्रवाह होता है तो उस धारा के मार्ग में कुछ न कुछ अवरोध आपका उत्पन्न होता है। तो धारा के प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। ये ध्यान देंगे आप, जब किसी रोड पर हम चलते हैं तो उस रोड में क्या बने होते हैं? ब्रेकर बने होते हैं। तो जो ब्रेकर है वो क्या है? बाधा या अवरोध। हमको रुकने में वो चलने में बाधित करते हैं। वहां पे हमको गाड़ी को स्लो करना पड़ता है। अगर गाड़ी से जा रहे होते हैं तो जहां ब्रेकर बने होते हैं वहां पर गाड़ी को स्लो करना होता है। तो उसी प्रकार से, यानी वो बाधा मेरे मार्ग में है, तो उसी प्रकार से जब धारा का प्रवाह होता है तो किसी चालक में जब प्लस सिरे से और माइनस सिरे की ओर धारा का प्रवाह होता है तो इस चालक के धारा के प्रवाह के मार्ग में कुछ अवरोध उत्पन्न होता है। जो अवरोध यहाँ पे उत्पन्न होता है उसको हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं और इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान देंगे आप। तो ये तो हमारा हो गया जो सेल से बाहर किसी तार में धारा बहती है प्लस से माइनस की ओर, तो उसके मार्ग में धारा के प्रवाह में जो अवरोध हो गया उसको हम प्रतिरोध R कहते हैं। ये हमारा बाह्य प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन इसी प्रकार से जो सेल के टर्मिनल होते हैं उनके बीच में हमारा भरा होता है विद्युत अपघट्य, जो जलीय घोल होता है। जैसे बैटरी होती है तो बैटरी में क्या भरा होता है? तेजाब आपका H2SO4 भरा होता है। तो ये हमारा क्या है? H2SO4 क्या है? तो ये है विद्युत अपघट्य। इसको क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। एक बार समझ लीजिएगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो विद्युत अपघट्य क्या है? किसी ऐसे पदार्थ का जलीय विलयन जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसको तेजाब कहते हैं। क्या हमारा लिखा है? तो ये लिखा है तेजाब का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। तो अब देखेंगे आप यहाँ पे, जब बाहर धारा का प्रवाह होता है तो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर धारा का प्रवाह होता है। और जब ये धारा प्रवाहित होती है बाह्य परिपथ में तो सेल के अंदर भी धारा का प्रवाह होता है माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर। और जब इस धारा के मार्ग में अवरोध है तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी धारा के मार्ग में अवरोध होता है। तो जो ये अवरोध होता है इसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, और इसको R से लिखते हैं, स्मॉल r होता है आपका। ये क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध। सेल के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है उसके मार्ग में जो अवरोध आएगा उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसको हम स्मॉल r से निरूपित करते हैं। अब देखेंगे कि ये प्रतिरोध होता क्या वास्तव में है। तो प्रतिरोध कोई अलग से उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिरोध जो होता है, जैसे हमने माना कि बाह्य प्रतिरोध, तो ये हमारा जो होता है वो चालक तार की लंबाई है, क्षेत्रफल है, ताप है इत्यादि से उत्पन्न होता है। यानी चालक तार की लंबाई मान लीजिए अगर ज्यादा होगी, सपोज चालक तार की लंबाई L है, तो अगर L का मान ज्यादा होगा तो प्रतिरोध भी ज्यादा हो जाएगा। अगर L का मान कम होगा प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमारा उत्पन्न हुआ है तो वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? चालक तार की लंबाई एक कारक हो गया। अगर मान लीजिएगा हमको बैटरी से बल्ब जलाना है और बैटरी से तार जोड़ दिया मैंने,
उधर बल्ब जुड़ा है आपका और तार की लंबाई 50 मीटर है। अब हमारा बल्ब शायद तो नहीं जल पाएगा। अगर उसी तार की लंबाई हम 50 मीटर की जगह पे अगर 2 मीटर कर दें, 3 मीटर कर दें तो हमारा बल्ब जल जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है, या तो अगर लंबाई ज्यादा कर देंगे हम तो हो सकता है बल्ब जले लेकिन उसकी लाइट जो है कम होगी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि तार की लंबाई बढ़ जाने पर उसमें धारा कम प्रवाहित हो रही है, और धारा कम प्रवाहित होने का मतलब है कि उसके मार्ग में कोई अवरोध है अर्थात प्रतिरोध है। तो जब तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसके मार्ग में अवरोध बढ़ गया अर्थात प्रतिरोध उसका बढ़ गया। तो लंबाई तार की बढ़ेगी तो तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कम लंबाई का तार अगर होगा तो उसमें धारा का प्रवाह अच्छे से होता है। दूसरा कारक क्या होता है? तो दूसरा कारक होता है तार का क्षेत्रफल। जो तार की मोटाई होती है, एक मोटा तार ले लिया आपने, एक तार ले लिया पतला, तो अब इन दोनों तारों में से धारा का प्रवाह किसमें अच्छे से होगा? तो जो मोटा तार है इसमें धारा का प्रवाह अच्छे से होता है। तो हम ये कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है। तो क्षेत्रफल जब ज्यादा हो गया तो धारा अच्छी बह रही है, इसका मतलब प्रतिरोध कम हो गया इसमें। तो क्षेत्रफल जो होता है वो प्रतिरोध के कैसे होता है? व्युत्क्रम में होता है, उल्टा होता है, यानी R प्रोपोर्शनल 1/A कह सकते हैं। जब क्षेत्रफल का मान बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो इसी कारण से जो मोटे तार होते हैं उनमें प्रतिरोध कम होता है और पतले तारों में प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिससे पतले तार में धारा का प्रवाह अच्छे से नहीं होता है और मोटे तार में धारा का प्रवाह अच्छे से होता है। तो तीसरा कारक क्या होता है? तो ये होता है ताप। जब किसी चालक तार में धारा का प्रवाह होता है तो अगर वो तार गर्म ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब कि वो जो धारा है वही उसको गर्म कर रही है, तो कुछ ऊर्जा धारा को उसके ताप को बढ़ाने में जा रही है। तो इसका मतलब धारा कम प्रवाहित होगी इसमें, और जब धारा कम प्रवाहित होगी तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि तार का ताप अगर बढ़ जाता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, अर्थात ताप बढ़ने पर धारा का प्रवाह अच्छे से नहीं होता है। तो जो हमारा परिपथ का बाह्य प्रतिरोध होता है तो वो कैसे उत्पन्न होता है? तो वो उत्पन्न होता है चालक तार की प्रकृति से, लंबाई है, क्षेत्रफल है और ताप इत्यादि से उत्पन्न होता है आपका, बाकी अलग से कोई कारक नहीं होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि किसी चालक तार का जो बाह्य प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है? तो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और चालक तार के ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन कारकों से हमारा उत्पन्न होता है चालक तार का बाह्य प्रतिरोध। तो उसी प्रकार से जो सेल के अंदर जब धारा बहती है माइनस ध्रुव से प्लस ध्रुव की ओर, तो सेल में आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, अर्थात विद्युत अपघट्ट की प्रकृति के कारण इस धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और किसी चालक का बाह्य प्रतिरोध क्या होता है। अब देखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? ध्यान देंगे, विद्युत वाहक बल, इसको ई से लिखते हैं। विद्युत वाहक बल की डिफिनेशन क्या है? तो अगर मान लीजिएगा ये मेरे पास सेल हो गया और इस सेल में विद्युत वाहक बल हमारा ई है, सेल का विद्युत वाहक बल ई हो गया, इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको स्मॉल आर कह देंगे। इसका संबंध बाहरी परिपथ से हो गया आपका, और बाहरी परिपथ में ये आपका एमीटर लगा हुआ है धारा मापने के लिए, और यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध आपका लगा हुआ, इसको आर कहते हैं। यहाँ पे कुंजी लगी हुई है जिसको दबाने पर धारा प्रवाहित होती है, आई। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल जो हमारा होता है, इसका फार्मूला जो होता है विद्युत वाहक बल का, वो E बराबर W/Q होता है। अर्थात परिभाषा सूत्र से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये जो लाइन खींची इसका मतलब होता है प्रति एकांक, और नीचे को बढ़ते हैं तो Q क्या है? आवेश है। इसके बाद W क्या है? कार्य है, और फिर आप घूम के आ जाइएंगे E पर। ये है आपका सूत्र से परिभाषा बनाने का नियम, ठीक। तो
और धारा प्रवाहित कहाँ होती है, तो किसी परिपथ में। और धारा कहाँ से आती है, ध्यान देंगे, धारा कहाँ से आती है, तो आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी चालक तार में जब आवेश का प्रवाह होगा तभी धारा प्रवाहित होती है। तो अब यहाँ से आप ध्यान देंगे कि प्रति एकांक किसी विद्युत परिपथ में प्रति एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कहाँ प्रवाहित करेंगे आवेश, तो सेल सहित पूरे परिपथ में, केवल परिपथ में नहीं, सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार ध्यान देंगे आप कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब ये विद्युत वाहक बल की डिफिनेशन हो गई। अब इसका मात्रक देख लेंगे आप, तो ई का मात्रक, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो W का मात्रक होता है जूल। W ऊर्जा है, कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है। बटे में क्या लिखा है, Q। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। तो इस प्रकार से जो सेल का विद्युत वाहक बल है उसका मात्रक क्या बन गया, तो जूल प्रति कूलाम बन गया। कोई समस्या यहाँ तक? शायद कोई समस्या नहीं होगी। हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ गए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का बाह्य प्रतिरोध क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ये डिफिनेशन आप लोग समझ चुके हैं। अब एक डिफिनेशन आपकी रह जाती है सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो ध्यान देंगे, बहुत छोटी सी, अगर आपने विद्युत वाहक बल की डिफिनेशन पढ़ ली है तो सेम टर्मिनल विभवांतर की डिफिनेशन वही होती है। फार्मूला इसका लिखा जाएगा V बराबर W/Q। आप बताइएगा, E बराबर W/Q, V बराबर W/Q, फार्मूला कोई अलग तो है नहीं। जब फार्मूला अलग नहीं है तो परिभाषा भी अलग नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, मात्र थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें हमने कहा था कि सेल सहित पूरे परिपथ में जो आवेश का प्रवाह होगा उस सेल में भी होगा और बाह्य परिपथ में भी होगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एकांक आवेश को, किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, एक बिंदु का P हो गया, दूसरा Q हो गया, तो एकांक आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा हमें, अगर एकांक आवेश को हम किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है उसे हम उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो एक बार आप विभवांतर की डिफिनेशन फिर ध्यान देंगे, किसी विद्युत परिपथ में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब ध्यान देंगे, इसका मात्रक क्या बन जाएगा, तो W का मात्रक वही जूल हो जाएगा और Q का मात्रक बटे में कूलाम, अर्थात जो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, वही मात्रक टर्मिनल विभवांतर का भी हो जाएगा, यानी जूल प्रति कूलाम ही टर्मिनल विभवांतर का भी मात्रक होगा। तो अब शायद तीनों डिफिनेशन हो चुकी हैं आपकी। अब सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध क्या होता है, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। एक बार ध्यान से समझेंगे आप लोग, समझ में जरूर आएगा। वीडियो को देखते समय स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखें आप, समझ में जरूर आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जहां पर आपको समझ में नहीं आया होगा उसको मैं पुनः अगला वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा। तो हमें ध्यान देते हैं, मेरे पास क्या है, तो एक सेल है, माना एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ये हमारी सेल हो जाएगी।
सेल का विद्युत वाहक बल E है, ये प्लस सिरा हो गया, माइनस हो गया, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r हो गया आपका। सेल से जोड़ दिया गया सेल को परिपथ में, जिसमें हमारा यहां पे हमने एमीटर लगा दिया। एमीटर से धारा को मापते हैं, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके आगे यहाँ पे एक बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है, और यहाँ पे कुंजी ये लगी हुई है स्विच को ऑन या ऑफ करने के लिए। ये हमारा जो है ये बाह्य प्रतिरोध है, इसको हम कैपिटल R से लिखते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो सेल का होता है, उसको स्मॉल r से लिखते हैं। अब जो वोल्टमीटर होता है यानी वोल्टता नापने के लिए, तो उसको हम परिपथ के समांतर क्रम में लगा देते हैं। इस प्रकार जब स्विच को ऑन करेंगे, परिपथ में धारा सेल से आएगी तो प्लस से निकलेगी, माइनस में प्रवेश करेगी। इस प्रकार से ये धारा की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो I धारा प्रवाहित हो रही है। लिखने में हम क्या लिख देंगे, माना एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E और सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमारा कितना है, स्मॉल r है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो परिपथ बना हुआ है, जब इस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो I धारा प्रवाहित होती है, और बाह्य परिपथ के लिए प्रतिरोध कितना दिया है, हमारा R दिया गया है। तो हमने मान लिया कि जो बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है हमारा R, तो इसके सिरों के बीच का जो वोल्टेज है वो कितना है, तो V हो गया। बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कैपिटल V है हमारा। माना बाह्य प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर V है, और जब विभवांतर V हो जाएगा तो ओम का नियम लगा देंगे। अतः ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम कहता है कि V बराबर I R, अर्थात जो विद्युत विभवांतर होता है सेल के जो प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो V बराबर I R होता है ओम के नियम से। तो हमने V का मान यहाँ पे निकाल लिया। इक्वेशन हमारी ये फर्स्ट हो गई। अब देखिएगा, अब निकालते हैं परिपथ में बहने वाली कुल धारा कितनी होगी आपकी। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो जो कुल धारा होती है वो I बराबर हो जाएगी और कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। ध्यान देंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल। हमने माना है कि सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E, तो यहाँ पे हो जाएगा E बटे में कुल प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध दिया है R और सेल का प्रतिरोध दिया है स्मॉल r आपका, तो कुल कितना हो जाएगा, तो ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r आपका हो जाएगा। इस प्रकार से I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R बन गया। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो E का गुणा 1 से होगा, तो कितना हो जाएगा, कैपिटल E बराबर I का गुणा कैपिटल R से होगा, तो I इंटू कैपिटल R, फिर प्लस का निशान लगा हुआ है, फिर I का गुणा होगा स्मॉल r से, तो I इंटू स्मॉल r हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट में आपने हल किया था V बराबर IR, तो जहां लिखा है IR तो IR के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, तो ये V लिख देंगे। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा E बराबर इसके स्थान पे हो गया V और प्लस में हो गया IR, या इसमें हम थोड़ा पक्षांतर करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो IR ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस में, यानी E के साथ माइनस में होगा, तो E माइनस IR हो जाएगा हमारा। ध्यान देंगे यहाँ पे स्मॉल r था, हमने कैपिटल लिख दिया है, तो R हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल। तो इस प्रकार से V बराबर E माइनस IR आपका हो गया। ये हमारा तीनों राशियों में संबंध है, सेल के विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध हो गया V बराबर E माइनस IR। अब इसके आगे आप देखते हैं कि इसी फार्मूले से हमको बनाना है आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला, तो कोई दिक्कत नहीं, केवल इसमें हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो
तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला बन जाएगा आपका। अब हमें बनाना है यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला, तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। V बराबर E माइनस आई स्मॉल r हो जाएगा। तो हमें R निकालना है, तो ये वाला IR जो दिया माइनस का, इसको लाएंगे इधर तरफ तो हो जाएगा प्लस का, यानी IR इक्वल टू E, और ये प्लस का V है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का V हो जाएगा। इसमें हमारा R निकालना है तो पक्षांतर कर लेंगे, R इक्वल टू E माइनस V हो गया, और जो I लिखा है तो I गुणे R लिखा है, अब ये I पूरे के बटे में हो जाएगा। इस प्रकार से R इक्वल टू E माइनस V अपॉन I आपका ये भी एक फार्मूला हमारा बन गया है। इसके अतिरिक्त हमको जो R का फार्मूला देना है वो बाह्य प्रतिरोध R के पदों में देना है, और ओम का नियम क्या कहता है, R बराबर V बटे I होता है। अर्थात हमें R भी इसमें लाना होगा, तो R का मान V बटे I होता है। तो अगर हम V बटे I बनाएंगे तो R निकल के आ जाएगा, अर्थात इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम V कॉमन मान लेते हैं। तो अगर V कॉमन ले लेंगे तो कॉमन के नीचे I को भी लिख लेंगे हम, तो V अपॉन I बन गया। अब हमारा ये R हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, तो कॉमन लेने के बाद जिन पदों को लिखना होता है तो उनको हम कॉमन से भाग कर देते हैं। तो E हमारा पहला पद है, E में और V में कॉमन लिया है तो E और V को भाग होगा, तो E कॉमन क्या लिया है V, तो V से भाग, माइनस में V और भाग किसके होगा, कॉमन से, तो V से भाग। इस प्रकार V का कैंसिल हो जाएगा 1 से, तो V अपॉन I इंटू हो गया E अपॉन V और माइनस में 1 आ गया। तो इस प्रकार से V अपॉन I जो हमारा है वो ओम का नियम कहता है कि V अपॉन I बराबर क्या होता है, R। तो V अपॉन I के स्थान पे हो जाएगा कैपिटल R, और ब्रैकेट में E अपॉन V माइनस में 1 हो गया। ये हमारा फार्मूला का है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो R इक्वल टू, इस प्रकार से फार्मूला हमारा क्या प्राप्त हो गया, स्मॉल r बराबर, अर्थात सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू E अपॉन V माइनस 1, जहां पर R बाह्य प्रतिरोध है, E सेल का विद्युत वाहक बल है, और V टर्मिनल विभवांतर है, 1 कांस्टेंट है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। क्वेश्चन एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध R की परिभाषाएं और तीनों में संबंध क्या होता है, ये डेरिवेशन पूरा आपका यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका।